हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद होगी कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। तो आज दोस्तों हम लोग को पढ़ना है कि जैसे कि हम लोग जो है अध्याय 5 पढ़ रहे हैं। कौन सा एक्सरसाइज लेसन 5 पढ़ रहे हैं, वंशागति और विविधता के सिद्धांत के बारे में। जैसे कि मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में बताया था। पार्ट 1 में क्या बताया था? पार्ट 1 में ये बताया था जो कि एक जीन के बीच कैसे क्रॉस कराया जा सकता है, यानी एक जीन का वंशागति। और पार्ट 2 में हमने पढ़ाया था 2 जीन का वंशागति। ठीक है, उसमें कुछ ऐसे शब्द मिले थे, उन सभी शब्दों के बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि कौन कौन से शब्द है। अक्सर देखिएगा बच्चे जो होते हैं कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि जब 5 लेसन पढ़ते हैं तो उसमें कहीं अलील दिया रहता है, कहीं जीन दिया रहता है, कहीं अप्रभावी दिया रहता है, कहीं प्रभावी दिया रहता है, कहीं कहीं पर क्या दिया जाता है, यानी कि समयुग्मजी दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है, विषम युग्मजी भी दिया रहता है। यानी ये सभी शब्द को सुन सुन कर ये सब अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर बच्चे जो होते हैं ना अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। यानी कि अक्सर ये बच्चे जो होते हैं यानी कि वो क्या करते हैं, यानी कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये शब्द क्या है। ठीक है, उन्हीं सभी डाउटों का आपको हम आज क्लियर करेंगे जो इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ। उन सब शब्दों का, जैसे कि अलील, जीन, प्रभावी, अप्रभावी, एकल लक्षण किसको कहते हैं, फिनोटाइप किसको कहते हैं, जीनोटाइप किसको कहते हैं, समयुग्मजी किसको कहते हैं, विषम युग्मजी किसे कहते हैं, F1 पीढ़ी किसे कहते हैं, F2 पीढ़ी किसे कहते हैं। एक और आता है टेस्ट क्रॉस। कौन से क्रॉस? टेस्ट क्रॉस। देखिएगा ये अक्सर एग्जाम में पूछता है टेस्ट क्रॉस। ठीक है, जिसका नाम है टेस्ट क्रॉस, यानी कि एक आता है टेस्ट क्रॉस। ठीक है, यानी कि टेस्ट क्रॉस के बारे में हम लोग को कुछ जानकारी लेना है। ठीक है ना, यानी कि एक टेस्ट क्रॉस भी आता है। ठीक है, तो ये सभी शब्दों के बारे में एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे लेसन 5 पार्ट 3 में। पार्ट 1 पार्ट 2 हमने पढ़ा दिया है। जो लोग नहीं देखे होंगे वो क्या होंगे, वो पार्ट 1 पार्ट 2 देख ले, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं वीडियो में आपको बता भी दिया हूँ। ठीक है, और दूसरी बात एक और यह है कि जो भी मेरे चैनल पे नए स्टूडेंट होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो जो होगा हमारे द्वारा, जो भी होगा, लाइव होगा, चाहे यूट्यूब पर जो भी वीडियो अपलोड होंगे, वो सारे के सारे नोटिफिकेशन के रूप में उसके पास चला जाएगा, ताकि उसको अध्ययन करने में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो। ठीक है ना, और बिल्कुल इजी कंसेप्ट में मैं आपको जो भी हो क्वेश्चन जो टॉपिक है मैं बताता हूँ। शायद आपको उम्मीद जरूर होगी कि हाँ आपको लगता भी होगा। और ये एग्जाम से डायरेक्ट टच करने वाला, यानी कि कैसे एग्जाम में हम अपने अपने शब्दों में बयान कर सकते हैं, अपने शब्दों में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, रटने से कोई फर्क नहीं पड़ा है, रटने से कोई टॉप नहीं करता है। जब तक अपने अंदर की कैपेसिटी जो है, अपने अंदर की जो जुनून है वो सामने प्रकट नहीं करेगा, अपने अंदर का जो समझ है वो जब तक नहीं समझेगा, तब तक अपने माध्यम से एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा, तब तक वो टॉप नहीं करेगा। ठीक है ना, लिख कर याद करके रट करके कोई टॉप नहीं करता है। तो इसलिए मैं हर एक कंसेप्ट जो है आपको इजी तरीके से समझाना चाहता हूँ, समझाता हूँ, और आप अवश्य समझते होंगे। और शायद आप जरूर वीडियो को फर्स्ट यानी कि बिल्कुल कंसंट्रेट करके देखते होंगे, अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके अगर देखते होंगे तो आपको जरूर समझ में आता होगा। ठीक है, तो यही शब्द लेकर आए हैं, जो अलील किसको कहते हैं, जीन किसको कहते हैं, प्रभावी किसको कहते हैं, अप्रभावी किसको कहते हैं, एलील लक्षण, एकल लक्षण किसको कहते हैं, फिनोटाइप किसे कहते हैं, जीनोटाइप किसे कहते हैं, समयुग्मजी किसे कहते हैं, विषम युग्मजी किसे कहते हैं, F1 पीढ़ी किसको कहते हैं, F2 पीढ़ी किसको कहते हैं, टेस्ट क्रॉस किसको कहते हैं। ये जितने बता रहे हैं ना, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन, 1 से 2 या 3 क्वेश्चन आपका 2 नंबर में जरूर पूछेगा। इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन में जरूर पूछेगा। ये एग्जाम में एक तरह से ब्रह्मास्त्र है। ये शब्द जो इसको क्लियर कर लिए आपका 5 से 6 7 नंबर ऑटोमेटिक 2 नंबर में क्लियर हो जाएगा। और 2 से 3 नंबर ही 5 6 नंबर ऐसे ही क्लियर नहीं होगा, 5 6 नंबर तो 2 नंबर क्वेश्चन में क्लियर होगा, और दूसरा का इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आता है, आसानी से आप क्लियर कर दीजिए। चलते हैं, देखते हैं आगे कि कौन कौन से शब्द है और इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं अलील। ध्यान दीजिएगा, शब्द पे विशेष ध्यान दीजिएगा, वीडियो से नजर मत उठाइएगा, दूसरे जगह ध्यान मत लगाइएगा। जो बता रहा हूँ उसको डिटेल समझिए, क्योंकि नजदीक आ गया एग्जाम। समझ में ना, बहुत खेला है, बहुत सारे ऐसे किए, बहुत सारे मौज मस्ती किए, लेकिन अब लग जाइए तन मन धन से, कि ताकि एग्जाम्स के तैयारी करना है। ठीक है ना, तो देखिए अलील किसको कहते हैं, ये अलील कहते हैं किसको। देखिए अक्सर हम लोग पढ़े हैं, ध्यान से समझिएगा, कि हम लोग पढ़े हैं एक जीन के क्रॉस में, एक जीन का क्रॉस,
यानी कि एक जीन का वंशागति, ठीक है, एम आई राइट। यानी इस टर्म को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जो फर्स्ट वीडियो में पढ़ा। उसमें मैंने एक चीज बताया था, इस अलील के बारे में बता रहा है। अलील कहते हैं किसको है, देखिएगा, ठीक है। जैसे कि उसमें एक जीन के क्रॉस में देखिएगा आप लोग एक पौधा लिए थे, दो पौधा लिए थे, ठीक है ना, जिसको हम लोग एक को क्या कह रहे थे, लंबा पौधा कह रहे थे, और दूसरा को कौन सा पौधा कह रहे थे, दूसरे को बौना पौधा कह रहे थे। तो जैसे कि ये था लंबा, तो इसको हम लोग लंबा पौधा कहते हैं, और इसको हम लोग, इसका अपोजिट कौन था, बौना। कौन था, बौना। ध्यान से समझिएगा लोग, ये तो बौना पौधा है, इसी को, यानी कहने का मतलब कि इसको या तो लंबा पौधा कहें, या इसको बौना पौधा कहें, या इसको लंबा अलील कह सकते हैं, और इसको बौना अलील कह सकते हैं। समझ में ना, यानी कि लंबा अलील और बौना अलील, समझ में ना। हम लोग लंबा पौधा बौना पौधा बोल रहे थे, तो यहाँ पर क्या होगा, लंबा पौधा कह सकते हैं, या लंबा अलील और बौना अलील, कोई दिक्कत, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अलील किसको कहते हैं, कि जब दो जनकों के बीच जो जनक होते हैं, जिनके बीच हम क्रॉस कराते हैं, उन क्रॉस कराने वाले जनकों को अलील कहते हैं। क्या कहते हैं, अलील कहते हैं। जैसे कि दो इसमें जनक है ना, ये और ये दो जनक है, तो देखिए ये कौन सा अलील है, लंबा अलील है, ये कौन सा अलील है, बौना अलील है, ठीक है ना, इसी को अलील कहते हैं। समझ में, तो ये डाउट क्लियर हो गया कि अलील कहते किसको है। जो लड़के अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि अलील क्या है, ये पहली बार शब्द मिल रहा है अलील, ये सब क्या कौन सा शब्द है जो कभी अभी तक मिला नहीं, और ये अलील आ गया, ये अलील है क्या। तो अब आप तो क्लियर हो गए होंगे कि अलील किसको कहते हैं। तो अलील कहते हैं किसको है, लंबे पौधे को, यानी लंबा अलील, बौने पौधे को बौना अलील, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जैसे कि इसका डिफिनीशन मैंने दिया है, कि जीवों में स्थित जीनों का वैकल्पिक, जैसे लंबा और बौना, लंबे और बौने को क्या कहते हैं, यानी कि अलील कहते हैं। जीवों में स्थित जीनों का वैकल्पिक, जैसे लंबा और बौना अलील, कोई दिक्कत। चलिए अब बात करते हैं कि जीन किसको कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जीन का, ठीक है। तो जीन समझिएगा कि जीन कहते किसको है, जीन किसको कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ना समझ की बात ही नहीं होगी अगर आप वीडियो पर विशेष ध्यान देंगे। तो अब बात करते हैं जीन किसको कहते हैं। तो देखिए, जो हम लोग एक लंबा पौधा बनाए, और यही एक लंबा पौधा को बनाए, क्या बनाए, एक लंबा पौधा को बनाए, ठीक है ना, और एक जो है इसमें बौना पौधा को बनाए, ठीक है ना। तो लंबा पौधा का है, कि लंबा अलील बोला गया, अलील, और ये क्या हुआ, बौना अलील, ठीक है ना। तो देखिएगा, बौना अलील और लंबा अलील। तो लंबे अलील का जीन, यानी कि कैपिटल टी, समझ ना, बौने अलील का जीन स्मॉल टी, हम लोग पढ़े ना एक संकर क्रॉस में। तो लंबा अलील का कौन हो गया, ये जीन होगा, यानी कि लंबे अलील को जिस गुणसूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है उसे हम लोग जीन के नाम से जानते हैं। जैसे बौना अलील को जिस गुणसूत्र के से दर्शाते हैं उसको हम लोग जीन कहते हैं। यानी कि जीन, ये दोनों के दोनों क्या है, जीन है। ये क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, जिस पीढ़ी में जाता है उसी पीढ़ी के, उसी जाति वाले नए एक पीढ़ी की उत्पत्ति कराता है। यानी कि उसी जाति का, जस्ट लाइक मान ले कि ये जीन जो है, ये जीन किसका है, मटर का पौधा, यानी मटर का अलील, ठीक है, यानी कि ये मटर अलील है, और ये क्या है, ये भी मटर अलील है। कहने का मतलब है कि मटर का पौधा है, ये दोनों के दोनों क्या है, मटर अलील है। तो इन दोनों का जो जीन है वो एक लंबा पौधा यानी लंबा अलील है, और ये क्या है, बौना अलील है। तो लंबे अलील का जीन क्या है, कैपिटल टी है। लंबे अलील का जीन क्या है, कैपिटल टी, और बौने अलील का जीन कौन है, स्मॉल टी, ठीक है ना। तो इसको हम लोग जीन कहते हैं। अब बात करते हैं कि यही जीन जो होता है ना, किसी प्राणी के रंग रूप स्वरूप और उसकी बनावट को प्रदर्शित करता है। जिसमें जाएगा ये जीन, जिसमें जाएगा और जिसका होगा
उसी जाति वाले नए संतति की उत्पत्ति करेगा। ये नहीं है कि मटर का है तो इमली का पौधा की उत्पत्ति करेगा, नहीं। मटर का अगर ये जीन है, यानी मटर के पौधे का लंबे अलील का जीन है, यानी मटर में लंबे अलील का जीन है, तो ये जीन मटर का है, अर्थात जिस पीढ़ी में इसको जाएगा, जिसमें जाएगा, ये जिस संतति के इसके माध्यम से उत्पत्ति कराया जाएगा, उसी जाति यानी मटर ही जाति के संतति की उत्पत्ति करेगा। यानी कि यही जीन जो होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में प्रवेश करता है। जैसे जनक के शरीर से निकल कर क्या होता है, संतति के शरीर की उत्पत्ति में ये जीन प्रवेश करता है और ये उत्पत्ति में मदद करता है। तो यही जीन जो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है और जाकर नए संतति की उत्पत्ति करता है। ठीक है, अब समझिएगा इसको, यानी कि जीन। तो ये देखिए, ये लंबा अलील का जीन है और ये बौना अलील का जीन है। तो लंबा और बौना अलील का जो जीन है, यही जीन जो है एक दूसरे पीढ़ी के अंदर प्रवेश करता है। जैसे कि सपोज दैट कि मैंने क्रॉस कराया था, देखिएगा इसी तरह से मैंने क्रॉस कराया था, क्रॉस आप लोग किए थे तो इस टाइप के संतति हुआ था। यानी कि दोनों का अलील जब एक दूसरे के अंदर प्रवेश किया, तो एक दूसरे के अंदर प्रवेश किया तो देखिए इस तरह का जीन तैयार हुआ है। यानी कि ये दोनों का जीन जब एक संतति की उत्पत्ति में भाग लिया तो इस तरह के सारे संतति जन्म लिया। तो ये कौन चीज का था, मटर का ना था। ये पौधा क्या चीज का मान लिया है हम, मटर का। तो ये भी पौधा इसी मटर का ना जीन है, तो ये भी पौधा क्या होगा, मटर का ना होगा, इसका होगा मटर का होगा। ठीक है ना, तो ये पौधा भी क्या होगा, मटर का होगा। समझा? तो वही चीज है कि जीन जो होता है अपने नए संतति की उत्पत्ति में भाग लेता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रवेश करता है, और जिस जाति का जीन होता है उसी जाति के एक नए संतति की उत्पत्ति करता है। ये नहीं है कि अगर किसी जाति का जैसे मटर का है तो वो आम की उत्पत्ति करेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर मानव का जीन है तो वो मानव का जीन जब किसी संतति की उत्पत्ति में भाग लेगा तो वो मानव ही जाति के एक नए संतति की उत्पत्ति लेगा, बल्कि कुत्ता गधा की उत्पत्ति नहीं करेगा। समझ में आया ना? कभी ऐसा देखो क्या कि मानव कभी गधा को जन्म दिया है, कभी सुने हो? या मानव कभी कुत्ता को जन्म दे दिया है, ऐसा सुने हो? नहीं, कभी नहीं हो सकता। यानी कि मानव अपना जीन देगा और जिसमें प्रवेश कराएगा, जिसमें भाग दिलाएगा, यानी कि वो जीन उसके अंदर जाकर मानव ही जाति का होगा। अगर वो जीन तो मानव ही जाति की उत्पत्ति करेगा, बल्कि दूसरी जाति की उत्पत्ति नहीं करेगा। तो यही तो जीन है जो कि रंग रूप और जाति को पुनः प्राप्त करने के लिए, पुनः उत्पत्ति कराने के लिए जीन जो होता है एक पीढ़ी में दूसरे पीढ़ी में जाता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, जिसे हम लोग जीन कहते हैं। तो देखिए विशेष लक्षण के लिए बताया ना, एक विशेष लक्षण प्रदान करता है। जैसे मानव जाति हो तो मानवीय जाति का लक्षण प्रदान करेगा, यानी कि नए संतति में जीन ये जाएगा और जाकर एक नए संतति की उत्पत्ति करेगा और मानव ही जाति को लक्षण, यानी कि विशेष लक्षण के लिए क्या होता है, आनुवांशिकी की मूल इकाई है। यानी कि सबका एक विशेष लक्षण जीन जो है प्रदान करता है। यानी कि कुत्ता का जीन कुत्ते के ही जीन को प्रदर्शित करता है, लक्षण को प्रदर्शित करता है। मानव का जीन मानव के ही जीन को प्रदर्शित करता है, यानी कि मानव का जीन जो है मानव के ही लक्षण को प्रदर्शित करता है। गधा का जीन, जो गधा है उसका भी जीन जो होगा गधे का लक्षण को प्रदर्शित करेगा। यानी समस्त इसमें जितने भी सृष्टि में, इस संसार में जितने भी प्राणी है, सबका अपना अपना जीन होता है, जो सबके जीन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में प्रवेश करता है और करने के बाद अपने ही अपने जैसे जाति की उत्पत्ति कराता है, जिसे हम लोग जीन कहते हैं। शायद उम्मीद होगी कि जीन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं प्रभावी और अप्रभावी। ठीक है, तो समझिएगा प्रभावी किसको कहते हैं। तो प्रभावी एक जीन होता है, एक अप्रभावी जीन होता है। ठीक है, प्रभावी जीन होता है और अप्रभावी जीन होता है, इसके बारे में हमने बता भी दिया है। प्रभावी जीन भी होता है कह सकते हैं, और एक को अप्रभावी जीन। समझिएगा, कहने का मतलब है कि ये प्रभावी हुआ और अप्रभावी, ये दोनों को एक साथ समझिए कि ये दोनों क्या कह रहा है। ठीक है ना, तो प्रभावी जीन किसको कहते हैं, अप्रभावी जीन कहते हैं किसको। देखिएगा, जब जीन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में निकल कर जाता है तो ये वो नहीं जाता है,
एक नर कहा जाता है तो एक मादा कहा जाता है। देखिए मटर के भी पौधे में क्रॉस कराया गया था ना, तो दो विपरीत जीन को लिया गया था, एक को कैपिटल लिया गया था तो दूसरा बौना का जीन लिया गया था ना। एक लंबा पौधे का जीन कैपिटल लिया गया था, एक बौने पौधे का जीन स्मॉल जो है टी लिया गया था, समझ में ना। यानी कि दो मटर के पौधे के बीच क्रॉस किया गया था, दोनों विपरीत था, जाति एक ही था, दोनों मटर ही था, लेकिन क्या था, यानी कि विपरीत था। क्या विपरीत था? जाति सेम और उसका लिंग जो है विपरीत था। ये समझ लीजिए, एक नर एक मादा, यानी कि एक लंबा पौधा था तो एक बौना पौधा था, ठीक है ना। तो वैसे ही देखिएगा, कहने का मतलब यह है कि जब जीन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में निकलता है, नर और मादा का दोनों जब आपस में भाग लेता है तो उसी में एक दूसरे के बीच जो होता है ना, अप्रभावी और प्रभावी का नियम लागू होता है। अब जानिए कि कैसे एक दूसरे के बीच अप्रभावी प्रभावी का नियम लागू। जाहिर सी बात है कि देखिएगा, दो बच्चा होता है, एक थाली में खाना दे दीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा 19-20 करबे करेगा, लड़ेगा, तनी हम ज्यादा खा ले, तनी हम ज्यादा खा ले, बात सही है कि नहीं है। हाँ, तो जो 20 पड़ेगा वो तो ज्यादा खइबे करेगा, और जो कमजोर पड़ेगा वो तो खइबे नहीं करेगा, वो कम खाएगा कि नहीं खाएगा। तो वैसे ही है, तो जब दो जीन आपस में मिलेगा तो अपने जीन अपना लक्षण को दर्शाने के लिए जरूर ही एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा, हावी होना चाहेगा, समझ में ना। तो वही चीज है। देखिए जैसे कि मान ले कि ये हम जैसे ही लिखेंगे तो आपको कौन सा अलील पता लग रहा है, लंबा का, और ये जीन लिख रहे थे कौन सा अलील पता लग रहा है, बौना का। तो समझिएगा, मैंने पार्ट 1 में बताया भी है। तो जब इसके बीच क्रॉस कराया था तो कैपिटल टी स्मॉल टी था, और इसके बीच क्रॉस कराया था कैपिटल टी स्मॉल टी था, यानी कि सभी जो है इस तरह के संतति उत्पत्ति लिए हैं, ठीक है ना। यानी कि जाकर देख लीजिएगा पार्ट 1 में F1 पीढ़ी का क्रॉस कराए थे, एक जीन का वंशागति का क्रॉस कराए थे, तो ठीक है। तो इस तरह के देखिए संतति उत्पत्ति लिए। देखिए ये जीन जो है लंबा का था और ये जीन क्या था, बौना का था। कोई दिक्कत? ये तो कंफर्म है ना। हाँ चलिए, इन दोनों के बीच क्रॉस कराएंगे तो जाहिर सी बात है कि एक ये नए संतति की उत्पत्ति करने के लिए इनके भी जीन की जरूरत होगी, इनके भी जीन की जरूरत होगी, ठीक है। तो मान ले कि एक संतति की उत्पत्ति कराने के लिए एक जीन इनका चाहिए, एक जीन इनका चाहिए। तो देखिए एक जीन इनका चाहिए, एक जीन इनका चाहिए, तो थोड़ा सा रुकिए, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, समझिएगा, ठीक है। क्रॉस करा के नहीं बल्कि एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। देखिएगा, मान ले कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, समझे। मान ले कि ये जीन जैसे कि एक संतति के एक न्यू संतति बनाना है, कौन सा संतति? न्यू संतति। और ये क्या है, इस संतति का ये जनक है, जो एक क्या है, लंबा अलील है, साधारण लिख रहा है, और ये बौना अलील है, ठीक है ना। तो ये क्या है, दोनों जीन है, ये क्या है, जीन है, समझिएगा। अब कहने का मतलब है कि न्यू संतति की उत्पत्ति करने के लिए इसमें भी जीन चाहिए ना। तो जीन कौन है, ये दोनों ना उत्पत्ति करेगा, ये दोनों है। तो मान ले कि एगो को नर मान लेते हैं, एगो को मादा मान लेते हैं। तो देखिए नर को किससे दर्शाया जाता है, ऐसे दर्शाया जाता है, ठीक है ना। नर को कैसे दर्शाया जाता है, इस टाइप से दर्शाया जाता है, ये संकेत नर का है। और ये मादा का कैसे होता है, इस तरह का है। देखिएगा, अगर इस तरह का दिया होगा तो ये मादा हो गई, समझा ना, ये क्या हो गई, मादा को दर्शा रहा है। और इस तरह से दिया है तो ये किसको दर्शा रहा है, नर को, यानी कि ये हो गया नर और ये हो गया मादा। कहीं कहीं संकेत होता है, संकेत देता है, तो इसका नर का संकेत ऐसा होता है, मादा का संकेत ऐसा होता है। तो मान ले कि ये नर हो गया, ये मादा हो गई, ठीक है ना। तो इसमें नए संतति की उत्पत्ति करने के लिए इसमें दो जीन चाहिए ना। जैसे इसमें इस लंबे पौधे का जीन जो है दूगो है, बौने पौधे का दूगो जीन है, तो इसमें भी तो दूगो जीन चाहिए ना नए संतति की उत्पत्ति करने के लिए। तो चलिए, इसका और इसका दोनों का एक एक जीन चाहिए। तो मान ले कि इसका ये जीन आ गया और इसका एक जीन आ गया। तो इस तरह से जीन जब आया तो कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ कि नहीं हुआ। जैसे कि कैपिटल टी यानी नर का एक कैपिटल जीन आ गया और मादा के एक स्मॉल जीन आ गया। जब दोनों जीन आने के बाद देखिए तो इस न्यू संतति की उत्पत्ति हुआ, तो ये कैपिटल एक है और एक स्मॉल है ना। तो मैंने बोला था कि अब ये कौन सा संतति जन्म लेगा। लंबा अगर कहते हैं तब भी नहीं होगा, बौना भी कहते हैं तब भी गड़बड़ हो रहा है, समझो ना। तो देखिए, लंबा कहेंगे तो आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर यहाँ पर तो दोनों कैपिटल है तब ना लंबा अलील बोले थे, यानी इसको लंबा अलील बोले थे, और दोनों स्मॉल होगा तब है ना बौना हम अलील बोले थे, बोले, यानी कि एक लंबा अलील है बौना। तो दोनों कैपिटल होता तब ना हम लंबा कहते, और दोनों स्मॉल होता तब ना हम बौना कहते, लेकिन यहाँ तो सर दोनों का है, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर दोनों का है,
एक लंबा भी है, एक बौना भी है। तो देखिए ये पौधा जो होगा ना लंबा ही कहलाएगा। कौन कहलाएगा? लंबा ही पौधा कहलाएगा, यानी कि लंबा अलील कहलाएगा। अब बात करते हैं यानी कि लंबा अलील कहलाएगा, लंबा अलील कहलाएगा। अब बात करते हैं कि लंबा अलील क्यों कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए यही पता जॉन ग्रेगर मेंडल के नियम लागू हुआ अप्रभावी प्रभावी का, जो कि हम यहाँ पर समझा रहे हैं प्रभावी और अप्रभावी का। तो ध्यान से समझिएगा, प्रभावी जीन जो होता है ना वो कैपिटल टी होता है। कौन होता है? कैपिटल टी को प्रभावी जीन कहा जाता है और स्मॉल टी को अप्रभावी जीन कहा जाता है। जैसे कि मैंने बोला था ना, जाके देखिएगा पार्ट 1 में। होता क्या है, कंफर्म अगर होना है तो ध्यान समझ, यानी कि पूर्ण रूप से अच्छे, इससे भी बेहतर समझना है तो पार्ट 1 देखिए, तब इसको देखिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे होंगे उनको समझ में आएगा, लेकिन कोशिश करेंगे तो इसी में आ जाएगा। नहीं तो अगर इससे बेहतर जानना है तो पार्ट 1 को जरूर देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जो देखे होंगे उनको तो अच्छे तरीके से समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है ना। तो देखिए इसमें कैपिटल टी जो है वो क्या है, प्रभावी जीन हो गया, स्मॉल टी जो है अप्रभावी जीन हो गया। इसमें होता क्या है कि जो कैपिटल टी जो होता है ना, जो कैपिटल टी किसके जीन में से आया है? लंबे का अलील में से आया है। स्मॉल टी किस में से आया है? बौने का अलील में से आया है। तो इसमें होता क्या है कि जो कैपिटल टी होता है ना, ये स्मॉल टी के ऊपर हावी हो जाता है, यानी कि अपने गुण से स्मॉल वाले टी के गुण को ढक देता है। नहीं समझना है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि कैपिटल टी जो होता है ना, ये किसके लक्षण को दर्शा रहा है? लंबे का ना। स्मॉल किसका है? बौना का है ना, यानी कि स्मॉल बौना जीन है और कैपिटल लंबा का जीन है। तो देखिए बड़का जो होता है ना, बड़ा का जो लंबा जीन है ना, वो करता क्या है कि स्मॉल वाले जीन को ऐसा पटकता है, ऐसा दबाता है कि बौना वाला जो जीन है ना, यानी कि जो बौना जीन है लंबा वाले जीन से ढक जाता है। ना बुझ रहे? समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि ये जो कैपिटल टी जो है, ये कैपिटल टी बौने टी के ऊपर ऐसा हावी हो जाता है, यानी कि अपने लक्षण को ऐसा डालता है इसके ऊपर कि स्मॉल टी का जो लक्षण है, यानी कि बौना का जो लक्षण है, वो क्या हो जाता है? ढक जाता है। समझ में ना? क्या हो जाता है? ढक जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखे ना, पानी के अंदर जब चीनी डाला जाता है तो क्या होता है, सॉरी, पनिया ऐसा चढ़ जाता है चीनिया के ऊपर, ऐसा घुलाता है कि चीनिया दिखाई नहीं देता है, पनिया दिखाई देने लगता है, लेकिन चीनिया तो उसमें रहता है ना। समझ में ना? यानी बाहर से देखने के बाद क्या लगता है? ये नहीं लगता है कि उसमें केवल पानी है, और जब खाते हैं, जब उसके अंदर जाते हैं चिखने के लिए, तो क्या लगता है? लगता है ना कि उसमें चीनी भी है। हाँ, तो लेकिन बाहर से ऐसे देखेंगे तो क्या लगेगा कि पानी है। वैसे ही है कि इसको कैपिटल टी ऐसा दबा देता है, ऐसा दबाता है स्मॉल टी को, कि स्मॉल टी वाला जो बौना का लक्षण है इसका ढक जाता है, और लंबा का लक्षण क्या हो जाता है? दिखाई दे देता है। समझ में ना? क्या हो जाता है? दिखाई दे देता है। लेकिन इसके अंदर जीनवा ढक गया है, खत्म नहीं हुआ है, ये नहीं है कि निकल गया है, नहीं है, लेकिन इसका जीन ढक गया है। किसके जीन से? लंबे वाला से। तो जो जीन, समझिएगा, जो जीन किसी दूसरे जीन के लक्षण को ढक देता है, जैसे ये जीन इस लक्षण को ढक दिया, यानी कि जो जीन जिस लक्षण को ढकता है, तो ढकने वाले लक्षण जो जीन होता है उसे प्रभावी जीन कहते हैं। यानी कि कैपिटल टी ने ढक रहा है, तो ढकने वाले लक्षण जो होता है, यानी कि जिसके लक्षण को ढक दे रहा है, कौन सा जीन? कैपिटल टी। तो जो कैपिटल यानी कि जो जीन किसी दूसरे जीन को ढक देता है उसे क्या कहते हैं? प्रभावी जीन कहते हैं। और जो जीन किसी दूसरे जीन के लक्षण से ढक जाता है, ध्यान से समझिएगा, जो जीन किसी दूसरे जीन से ढक जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अप्रभावी जीन कहते हैं। समझना ना? समझिएगा फिर से, प्रभावी और अप्रभावी दोनों समझिएगा। पहले समझिए प्रभावी। प्रभावी का मतलब होता है कि जो जीन किसी दूसरे जीन के लक्षण को ढक देता है, यानी कि जो जीन दूसरे लक्षण को ढकने का काम कर रहा है, यानी कि ढक देता है, उसे प्रभावी कहते हैं। और जो जीन किसी दूसरे के लक्षण से खुद ढक जाता है, यानी ढकता नहीं है, ढक जाता है, उसे क्या कहते हैं? अप्रभावी। तो देखिए ढक रहा है कौन? ढक कौन जा रहा है? स्मॉल टी। तो क्या होगा? अप्रभावी जीन। और जो ढक दे रहा है, यानी स्मॉल टी को ढक कौन रहा है? कैपिटल टी। तो किसे कहते हैं? प्रभावी जीन कहते हैं। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका अप्रभावी प्रभावी। अब समझ में आया ना? यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी को ढक दे रहा है तो प्रभावी, स्मॉल टी कैपिटल टी के
जीन से यानी लक्षण से ढक जा रहा है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, अप्रभावी कह रहे हैं। ठीक है, अब चलिए आपको समझ में आ गया होगा जरूर, यानी कि अप्रभावी और प्रभावी क्लियर होते चला जाएगा अगर बढ़िया तरीके से आप देखेंगे, ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तब ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो टॉपिक हम बता रहे हैं, जितने भी शब्द बता रहे हैं, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। पूरा पाठ क्लियर हो जाएगा, इन शब्दों से पूरा पाठ क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। अब आते हैं एकल लक्षण। कौन लक्षण? एकल लक्षण। एकल लक्षण किसको कहते हैं, समझ में ना? एकल लक्षण किसको कहते हैं? जैसे कि मान ले कि कोई ऐसा पौधा, ध्यान से समझिएगा, एकल लक्षण किसको कहते हैं? मान ले कि सपोज दैट, यहाँ समझिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि दो जीनों के बीच क्रॉस कराते हैं, तो कराने के बाद जैसे उसका लक्षण जबते हैं, जैसे कि मान ले कि कोई अगर पुष्प है, मान ले ये पीला पुष्प है, पुष्प है, और एक जो है वो क्या है, बैगनी पुष्प है, बैगनी पुष्प है। मान लेते हैं कि एक पीला पुष्प है और एक बैगनी पुष्प है, यानी कि पीला एक पुष्प है और एक बैगनी पुष्प है, यानी कि पीला पौधा वाला, यानी कि पीला पुष्प वाला पौधा है और एक बैगनी पुष्प वाला पौधा है। मान ले कि इनके बीच क्रॉस कराया गया तो अप्रभावी प्रभावी के नियम लागू होगा। तो कोई एक पौधा यानी कि दोनों में से किसी एक का लक्षण प्रदान करेगा, तो वो अप्रभावी प्रभावी बताए हैं, अप्रभावी और प्रभावी का नियम लागू होगा, तो या तो पीला पुष्प जन्म का ही उत्पत्ति होगी और नहीं तो बैगनी पुष्प का उत्पत्ति होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एकल लक्षण में ये हो जाता है कि पीला और बैगनी के बीच हम क्रॉस कराएं, पीला और बैगनी पुष्प के बीच क्रॉस कराएं, लेकिन यानी कि दोनों के जीन एक दूसरे के बीच क्रॉस कराएं, लेकिन यहाँ पर एक सफेद हो गया, ना ही इसका लक्षण लिया और ना ही इसका लक्षण लिया। नहीं समझ में आया? कहने का मतलब यह है कि एकल लक्षण किसको बोलते हैं? एकल मतलब अकेला, अलग हो गया, यानी कि इन सभी से अलगे हो गया बिल्कुल। कहने का मतलब ये पीला और बैगनी के बीच हमने क्रॉस कराया, किसके किसके बीच? पीला और बैगनी पुष्प के बीच क्रॉस कराया, यानी पीला पुष्प वाला पौधा और बैगनी पुष्प वाला पौधा दोनों आपस में अगर क्रॉस हम लोग कराएं, उनके स्वपरागण परपरागण के माध्यम से अगर हम क्रॉस कराएं, तो क्रॉस कराने के दौरान देखा गया कि एक नया पौधा तो बना, यानी इन दोनों से एक नए संतति की उत्पत्ति, एक नए पौधे की उत्पत्ति करेंगे, लेकिन उस नए पौधे की उत्पत्ति लगा तो पता लगा कि उसमें सफेद पौधा लगा, यानी कि सफेद पुष्प लगने लगा। कौन सा पुष्प? सफेद पुष्प। ठीक है ना, यानी कि पीला और बैगनी लिया और एक अलग बन गया, समझ ना? यहाँ अप्रभावी प्रभावी का नियम लागू नहीं हुआ, यानी कहने का मतलब यह है कि ये एक दूसरे से कम नहीं है, ये भी हावी होना चाहे, ये भी हावी होना पाया, कोई हावी नहीं हो पाया इसमें, ना कोनो अप्रभावी हुआ ना कोनो प्रभावी हुआ, यानी कि दोनों में से किसी को ना। जैसे कि मैच खेलते हैं ना, तो मैच खेलते हैं तो दो पक्ष में होता है, ठीक है। क्रिकेट आप लोग देखते होंगे, ये तो आप लोग क्रिकेट के तो आशिकी है, जब आप लोग खेलते हैं क्रिकेट वगैरह तो दो पक्ष के बीच खेला होता है, तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो तेज पड़ता है तो जीत जाता है, कोई कमजोर पड़ता है तो हार जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ड्रॉ हो जाता है, कोनो किसी से कम नहीं रहता है, समझ ना? यानी कि दोनों बराबर है तो देखिए ड्रॉ हो जाता है, ना जीत ना हार, एक ड्रॉ शब्द आ जाता है। तो वैसे ही है कि इन दोनों के बीच क्रॉस कराया गया तो पीला ना ही पुष्प जन्म लिया, ना पीला पुष्प वाले पौधे की उत्पत्ति नहीं हुआ और नहीं बैगनी पुष्प, लेकिन हुआ तो इन दोनों के बीच, लेकिन इन दोनों के बीच हुआ और ना ही वहां पर अप्रभावी प्रभावी का नियम लगे, ना ये इसके ऊपर हावी हो पाया ना ये इसके ऊपर हावी हो पाया, जिसके वजह से एक नया जो है पुष्प की उत्पत्ति हो गया जो सफेद हो गया। इन्हीं दोनों से क्या हो गया? एक अलग हो गया, जिसे हम लोग क्या कहें? एकल लक्षण के नाम से जानते हैं। कौन से लक्षण के नाम से जानते हैं? एकल। कहने का मतलब है कि दो जनकों के बीच, दो जनक के अलग अलग लक्षण लेकर जब उनके बीच क्रॉस कराए जाते हैं और क्रॉस कराने के बाद जब उनके एक नए संतति की उत्पत्ति होती है तो दोनों जनकों से बिल्कुल क्या हो जाती है? भिन्न हो जाती है, यानी दोनों जनकों से क्या हो जा रही है? भिन्न। यानी कि दो जनकों के बीच जब क्रॉस कराया जाता है और उस क्रॉस के दौरान जो नए संतति के जन्म लेता है और वो संतति दोनों जनकों से क्या हो जाता है? भिन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? भिन्न हो जाता है। जैसे कि ये क्या हो जाता है? पीला है बैगनी है और इन दोनों से ही क्रॉस कराया गया, अब भिन्न हो गया, ना पीले हुए ना बैगनी हुआ, क्या हो गया? सफेद। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एकल लक्षण के नाम से जानते हैं। कौन सा लक्षण के नाम से जानते हैं? एकल लक्षण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा, उम्मीद होगी कि आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। ठीक है, ये सब डिटेल समझिए, आपका सारा क्लियर हो जाएगा, पूरा पाठ ही क्लियर हो जाएगा। इस शब्द को जान गए, कुछ पूरा जो है पाठ ही क्लियर हो जाएगा।
और कुछ ऐसे शब्द होगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में भी आपको देंगे, जो थोड़ा सा एक दो और शब्द होगा जो इंपॉर्टेंट है, जो इससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन उससे भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप, इसको भी दोनों साथ समझिए। पहले है जीनोटाइप, पहले क्या है फिनोटाइप, पहले क्या है फिनोटाइप, और दूसरा क्या है फिनोटाइप लक्षण, इसको हम क्या बोलते हैं लक्षण, और एक है जीनोटाइप लक्षण, ठीक है ना, यानी कि जीनोटाइप लक्षण समझिएगा। फिनोटाइप लक्षण किसको कहते हैं और जीनोटाइप लक्षण किसको कहते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। फिनोटाइप लक्षण किसको कहते हैं, जब किसी जनक का लक्षण बाहर से दिखाई देता है, यानी बाहरी लक्षण को देखकर, यानी कि बाहर से देखा जाता है, उसे हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कि अभी उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं, जैसे कि फिनोटाइप और जीनोटाइप किसको कहते हैं, तो देखिए मैंने बोला कि एक पौधा है, एक जीन क्रॉस में, समझिएगा इस बात को, सारा खेल तो मटर के पौधे पर ही है और मटर के बीज पर ही है, ठीक है, और एक बीज है, सपोज दैट कि ये गोल है और ये क्या है झुर्रीदार है, ठीक है, यानी कि ये गोल बीज है, गोल बीज है, और ये झुर्रीदार बीज है, झुर्रीदार बीज है, ठीक है ना। अब समझिएगा ये गोल बीज है और झुर्रीदार बीज है, द्विसंकर वाला आ गया बात, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, यानी कि एक संकर वाला, यानी कि एक जिन का और ये दुई जिन का, ठीक है ना। अब समझिएगा जो समझाए हुए थे F1PD पार्ट 1 में इसको समझाए हैं और पार्ट 2 में इसको समझाए हैं, ठीक है। तो देखिए फिनोटाइप और जीनोटाइप लक्षण किसे, ये कौन सा अलील है हो लंबा, कौन बा लंबा अलील, कौन बा हो बड़का अलील, आई कौन है छोटा अलील, यानी बौना अलील, ठीक है ना। और ये हो गया क्या झुर्रीदार बीज और गोलाकार बीज और झुर्रीदार बीज लिख दिए हैं। तो देखिए इसमें बड़ा लंबा, किसी पौधे को हम लोग देखकर ही ना बताते हैं कि ये लंबा है, तुरंत देखते हैं और बता देते हैं कि ये लंबा पौधा है और ये बौना पौधा है, समझे ना, यानी कि एक जो है लंबा बताते हैं और एक को बौना बताते हैं। तो ये बाहरी लक्षण है ना, जैसे कि मटर का पौधा है, तो मटर का पौधा देखते ही बाहरी लक्षण से बता देते कि ये मटर का पौधा है, समझे, देखते ही हम बाहरी से लक्षण से बता देते हैं कि नहीं, कि देखते ही बता देते हैं कि ये क्या है मटर है, वो क्या है आम का पौधा है, वो क्या है कटहल का पौधा है, वो क्या है बैगन का पौधा है, समझ ना। इस सभी पौधे को हम लोग क्या करते हैं, यानी कि बताते हैं, समझ में। तो उसमें और भी बाहरी लक्षण है, जैसे कि वो पौधा क्या है छोटा है, एक पौधा क्या है लंबा है, एक पौधा क्या है मझौला है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो ये सभी बाहरी लक्षण, तो जिस जनक के बाहरी लक्षण को देखकर हम उसे बताते हैं, जो बाहरी लक्षण दिखता है उसी को हम लोग फिनोटाइप लक्षण कहते हैं। कौन से टाइप लक्षण कहते हैं फिनोटाइप, यानी कि किसी जनक के बाहरी लक्षण। तो देखिए पौधा के बाहरी लक्षण क्या है लंबा, आई पौधे का बाहरी लक्षण क्या है बौना, ठीक है। तो इससे हम लोग बाहरी लक्षण को देखकर किसी पौधे या किसी जन संतति या किसी जनक के बाहरी लक्षण को देखकर क्या किया जाता है, जो बाहरी लक्षण दिखाई देता है, जैसे लंबा हुआ, बौना हुआ, गोरा हुआ, लंबा हुआ, बौना हुआ, गोलाकार हुआ, झुर्रीदार हुआ, ये सब बाहरी है ना, देखकर हम बता सकते हैं। तो ये सब बाहरी लक्षण है। तो जो बाहरी लक्षण है, जो बाहर से देखकर हम बता सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं फिनोटाइप लक्षण कहते हैं, ठीक है। यानी कि किसी जनक के बाहरी लक्षण को देखकर हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसी को हम लोग फिनोटाइप लक्षण कहते हैं। कि बाहरी लक्षण को जो देखते हैं, जो दिखाई देता है किसी जनक या किसी संतति का, उसे फिनोटाइप लक्षण कहते हैं। अब बात करते हैं जीनोटाइप लक्षण। तो अब बताइए कि बड़ा अलील का जीन क्या था, यही ना है, और छोटा अलील का जीन क्या था, यही ना था, ठीक है ना। तो देखिए जीनोटाइप लक्षण किसे कहते हैं, जीनोटाइप लक्षण किसे कहते हैं, तो देखिएगा समझिएगा, जो ये 12 यानी कि दोनों कैपिटल टी है ना, बताइए कि बाहरी लक्षण देख के तो ये तो हम बता दिए कि बाहरी लक्षण लंबा है और बाहरी लक्षण बौना है, लेकिन जब जीन के अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि क्या है, दोनों कैपिटल है, दोनों कैपिटल जीन है और ये दोनों स्मॉल टी है, समझ ना। तो ये जीन को के देखकर बताना, तो जीन का ये लक्षण क्या है, दोनों कैपिटल, और इस जीन का दोनों लक्षण क्या है, दोनों स्मॉल, समझा ना, यानी कि स्मॉल जीन और कैपिटल जीन, समझा ना। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये जीन को देखकर, यानी इस जीन के लक्षण को देखकर हम लोग क्या करते हैं,
जो अध्ययन करते हैं या आंतरिक लक्षण को जो देखते हैं कि जीन वाले लक्षण को देखते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीनोटाइप लक्षण से करते हैं। जैसे कि एक और उदाहरण हम बता दे रहे हैं, आपको इसमें क्लियर जरूर हो जाएगा। देखिएगा, मनुष्य में ले लीजिएगा जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसे करते हैं। तो जैसे मनुष्य में, अब हमको आप देखिए, हमको देख रहे हैं ना, हमारा रंग रूप, हमारी बनावट, हम कितने लंबे हैं, कितने छोटे हैं, हमारी शारीरिक आकार क्या है, ये सब आपको बाहर से दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, यानी कि फिनोटाइप लक्षण कहते हैं। कौन सा लक्षण कहते हैं? फिनोटाइप लक्षण। अब बात करते हैं कि जीनोटाइप लक्षण क्या है। तो मेरे अंदर का जीनोटाइप क्या लक्षण है, इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे जन्मजात कुछ ऐसे लक्षण होता है जो माँ के गर्भ में ही हमें वो जीन के माध्यम से मिलता है, जो जन्म लेने के बावजूद भी बदलता नहीं है। जैसे कि 5 उंगली की जगह कई उंगली हो जाना, 6 उंगली, तो ये तो जीनोटाइप लक्षण है। बताइए, 5 की जगह कितना हो गया, 6 हो गया। समझ ना, ये तो दिखे कि उंगली है, तो बाहर से दिखा तो उंगली है, तो ये फिनोटाइप, लेकिन उंगली है भी तो कितने हैं, 5 गो है। तो एक लक्षण, ये कौन सा लक्षण हो गया, जीनोटाइप लक्षण है, क्योंकि जीन के वजह से ना 6 उंगली हुआ। समझ ना, आंख का बड़ा हो जाना, कान का बड़ा हो जाना, बाल का भूरा हो जाना, समझ ना, आंख का नीला हो जाना, समझ ना, ये जन्मजात होता है, जन्मते जो मिलता है, यानी कि जन्म के माध्यम से जो लक्षण है कि जन्मजात जो लक्षण दिखाई देता है ना, उसी को हम लोग जीनोटाइप लक्षण कहते हैं। अब ये नहीं ना कि किसी कोई लड़का जन्म ले लिया और उसका आंख का जो ब्लैक कलर का जो भाग है, जो ब्लैक वाला भाग है, यानी कि जो ब्लैक दिखाई दे रहा है, यानी कि जो काला भाग है आंख का, क्या वो जन्म लेने के बाद क्या भूरा हो जाता है? नहीं, वो जन्मजात होता है। जो काला है तो काला ही रहता है। अगर वो भूरा आंख वाला जन्म लिया तो उसकी पूरी लाइफ क्या होगी, भूरा ही। समझ में ना, तो ये जन्मजात लक्षण है। और बाहरी लक्षण किसको कहते हैं, जन्म के बाद जो परिवर्तन होता है, जन्म के बाद जो लक्षण दिखाई देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कि जन्म के बाद जैसे कि हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, जैसे हम छोटा सा बड़ा होते हैं, समझ ना, या छोटे रह गए, या बड़े हो गए, या क्या हो गए, यानी कि सांवले जन्म लिए थे तो गोरे हो गए, या गोरे जन्म लिए थे तो सांवले हो गए। ये सब बाहरी लक्षण, यानी कि जन्म के बाद परिवर्तन हो जाता है, जो लक्षण दिखाई देता है उसे फिनोटाइप लक्षण कहते हैं। और जो जन्मजात लक्षण, कौन जात, जन्मजात, यानी माँ के गर्भ में से ही वो क्या होता है, वो लक्षण मिला हुआ रहता है, जन्म लेने के बाद भी वो बदलेगा नहीं, उस लक्षण को हम लोग क्या कहते हैं, जीनोटाइप लक्षण कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? चलिए अब बात करते हैं समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब समझिएगा समयुग्मजी और विषमयुग्मजी लक्षण किसको कहते हैं, ठीक है। समयुग्मजी और विषमयुग्मजी लक्षण किसको कहते हैं, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। समझिएगा, समयुग्मजी किसको कहते हैं और विषमयुग्मजी किसे कहते हैं। युग्मजी यानी विषम युग्मजी और समयुग्मजी। तो देखिए, सम युग्मजी और विषम युग्मजी, ठीक है ना। कौन युग्मजी, सम युग्मजी और विषम युग्मजी। तो सम युग्मजी किसे कहते हैं, देखिएगा, हम लोग लंबा पौधा लिए थे और एक बौना पौधा, ठीक है, यह ना लिए थे इसका जीन, तो लंबा का जीन ये और बौना का जीन ये। अब देखिए, बात करते हैं कि ये लंबा और बौना, तो समयुग्मजी कहने का मतलब ये है कि लंबा पौधा जो है ना, 2 प्रकार का जीन था। देखिएगा, एक ये भी लंबा कहलाया था और ये भी लंबा कहलाया था। तो इसमें अप्रभावी प्रभावी का नियम लागू हुआ था तो लंबा कहलाया, इसमें अप्रभावी प्रभावी का नियम नहीं था, इसको पहले ही से ही लंबा बोला गया था। तो ये लंबा का जीन है, लेकिन यहाँ पर जो था इसको भी लंबे पौधा कहलाया, ठीक है ना। तो देखिए, समयुग्मजी किसे कहते हैं, शॉर्टकट में बिल्कुल इजी तरीके से समझिएगा। देखिए, अगर इस लंबे पौधे का जीन दोनों, देखिए दोनों कैपिटल है, जोड़ा में जीन हमेशा रहता है ना, तो दोनों जीन कैपिटल है, तो बिल्कुल एक समान है ना, है कि नहीं है, ये दोनों एक समान है ना, तो समयुग्मजी। देखिए, ये भी दोनों के दोनों क्या है, स्मॉल टी है ना, दोनों एक समान है, तो ये क्या हो गया, समयुग्मजी। लेकिन ये देखिए, तो है लंबा पौधा, लेकिन ये लंबा पौधा है तो इसका युग्मक कैसा है, विषम युग्मजी है। देखिए, तो इसमें एक लंबा का है और इसमें एक बौना का। हाँ, दोनों लंबा होता तब ना सम कहते हैं, या दोनों स्मॉल होता तब ना सम कहते हैं, लेकिन यहाँ तक क्या हुआ, सम, यानी कि दोनों का एक एक लक्षण है, ठीक है ना। तो ये शुद्ध लंबा है, आइए, और शुद्ध लंबा है, क्यों, क्योंकि यहाँ अप्रभावी प्रभावी, यहाँ पर बौना का भी उसके अंदर लक्षण है, समझ ना, यहाँ पर बौना का भी उसके अंदर लक्षण ढका है, लेकिन यहाँ तो बौना का लक्षण बिल्कुल है ही नहीं, केवल लंबा का ही है, ठीक है ना। तो देखिए,
इसका दोनों का जीन देखिए, ये भी कैपिटल ये भी कैपिटल, समयुग्म जी, बिल्कुल सम मतलब एक जैसा, ठीक है ना। ये देखिए दोनों स्मॉल है यानी कि बिल्कुल एक समान है, एक ही सम, तो समयुग्म जी। यहाँ पर देखिए वही पौधा लिया था जन्म जो F1 पीढ़ी में लिया था, कौन सा पीढ़ी में लिया था, F1, यानी कि ये जनक थे, इन्हीं से क्रॉस कराया गया था, तो ऐसा आया हुआ था, ठीक है ना। तो देखिए ये दोनों के दोनों जीन को मिलाइए, क्या दोनों एक दूसरे से मिल रहा है, यानी कैपिटल है और यहाँ पर स्मॉल है, तो देखिए इसमें कैपिटल का भी जीन है और स्मॉल का भी जीन है, यानी कि दोनों का जीन है, तो ये क्या कहला है, विषम जीन। अब समझ में आया ना, तो इस तरह से ये विषम युग्म। अब देखिए नर और मादा मनुष्य में, अब आप आपसे हम पूछेंगे कि इसमें बताइए कि समयुग्मजी कौन होगा, विषम युग्मजी कौन होगा। देखिए नर का ये होता है ना और ये मादा का होता है ना, तो देखिए तो ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, बिल्कुल समान है, ये क्या कहलाएगा, सम होगा। आइए देखिए एक्स है और ये क्या है, वाई है, क्या बिल्कुल समान है, नहीं तो ये क्या कहलाएगा, विषम युग्मजी। तो समझना है ना, तो नर क्या हो गया, विषम युग्मजी जीन हो गया और मादा क्या हो गई, समयुग्मजी। उसी तरह से लंबा पौधा क्या हो गया, समयुग्मजी, और बौना पौधा क्या होगा, बौना पौधा का दोनों जीन जो है एक समान है, तो समयुग्मजी। लंबा पौधा का जीन दोनों एक समान है, तो समयुग्मजी। यहाँ पर लंबा पौधा है लेकिन दोनों के दोनों जीन अलग अलग है, यानी कि बड़का का भी जीन है इसमें एगो, एक छोटका का भी जीन है, तो दोनों का जीन है, तो क्या हो गया, विषम युग्मजी। समझ ना, तो यहाँ पर दो है एक्स और वाई, दो तरीके का है, तो विषम युग्मजी, इसमें दोनों एक्स एक्स है, तो क्या हो गया, समयुग्मजी। कोई दिक्कत, चलिए तो इस तरह से आपका ये समयुग्मजी हो गया, ठीक है, समझ में तो जरूर आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा आगे स्टेप बढ़ते हैं, ये सभी क्लियर होते चला जाएगा, आपको ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो नए चैनल पे होंगे वो लोग जरूर, ठीक है ना। अब बात करते हैं F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी। देखिएगा F1 पीढ़ी किसे कहते हैं, तो जनक से, यानी कि जो जनक है वो जनक के बीच क्रॉस कराया जाता है, तो सबसे पहला जो पीढ़ी निकलता है उसको F1 पीढ़ी कहते हैं। जैसे कि जनक हम लिए थे, जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो इनसे इसी तरह के ना संतति जन्म लिए थे, बताइए ऐसे ही ना जन्म लिए थे। तो देखिए ये संतति जो है, यानी कि इनसे जो पहला पीढ़ी होगा ये क्या हो गया, F1 पीढ़ी हो गया, ठीक है। यानी कि जनक से, यानी कि जो जनक है इन जनकों के साथ, यानी कि दोनों के साथ लंबा और बौना एलील के बीच जब क्रॉस कराया गया, लंबा एलील का जीन और बौना एलील के जीन के बीच जब क्रॉस कराया गया, तो जो संतति उत्पत्ति लिया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, F1 पीढ़ी कहते हैं। कौन सा पीढ़ी कहते हैं, F1। F2 पीढ़ी किसको कहते हैं, F2 पीढ़ी किसको कहते हैं, तो F1 पीढ़ी के माध्यम से क्रॉस कराना ही क्या कहलाता है, F2 पीढ़ी। तो जैसे F1 के अब बीच क्रॉस कराएंगे, तो F1 के कौन सा संतति इस तरह का था ना, तो इसमें से दो को निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए F1 के अब बीच क्रॉस कराए, F1 के जीन के साथ क्रॉस कराए, दो बोलेंगे ना नर और मादा के रूप में, तो चलिए इनके बीच क्रॉस कराए, इनके बीच क्रॉस कराए, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, F2 पीढ़ी। कहने का मतलब F1 पीढ़ी किसको कह रहा है, यानी कि जनक के साथ जब क्रॉस कराया जाता है, किसी एक जनक के साथ क्रॉस कराया जाता है, तो जो फर्स्ट संतति होता है उसको F1 पीढ़ी कहते हैं। आज जो F1 पीढ़ी की संतति आती है, उस F1 पीढ़ी के दोनों संतति के साथ फिर जब क्रॉस कराया जाता है तो दूसरा पीढ़ी प्राप्त होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मेरे दादाजी, चाहे आपके दादाजी क्या किए, जनन किए, जनन करके अपने संतान की उत्पत्ति की है, यानी कि मेरे या आपके पिताजी को जन्म दिए, समझ में ना। तो आपके दादाजी क्या हो गए, जनक हो गए, समझ में ना। और आपके दादाजी आपके पिता को जन्म दिए, तो आपके पिता F1 पीढ़ी हो गया, और आपके पिता जब मुझे जन्म दिए तो हम कौन सी पीढ़ी हो गए, F2 पीढ़ी। क्लियर हो गया। तो वैसे ही है, ये दो जनक के बीच जब, यानी कि जनकों के बीच जब पहला क्रॉस कराएगा और क्रॉस करा के इनसे जो संतति उत्पत्ति लेगा वो F1 कहलाएगा, और F1 के बीच जब क्रॉस कराएगा तो जो संतति जन्म लेगा उसको F2 पीढ़ी कराएगा। कोई दिक्कत, क्लियर हो गया होगा। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड है और ये एग्जाम में टेस्ट क्रॉस के बारे में अवश्य पूछता है, समझिएगा। जैसे थोड़ा इसको डीपली समझिएगा, समझा दे रहे हैं, लंबा ऑलील और बौना ऑलील, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, इन दोनों के बीच
क्रॉस कराया गया, देखिएगा समझिएगा, ठीक है। देखिए तो ऐसे ही आएगा ना, एक बार इसके इन दोनों के साथ, फिर इसके इन दोनों के साथ, देखिए तो आया। ये कौन सा पीढ़ी कहलाया अभी बताएं हम, F1 पीढ़ी। ये दोनों क्या हो गए, जनक हो गए। कौन हो गए, जनक हो गए। अब F1 से चलिए F2 पीढ़ी प्राप्त करते हैं। कौन सी पीढ़ी, F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी प्राप्त करते हैं तो ध्यान से समझिएगा, F1 से तो F1 के ये दो को ले लेते हैं, ठीक है। अब इनके बीच क्रॉस कराएं, इनके बीच क्रॉस कराएं, सॉरी हो गया, एक मिनट, ठीक है। इनके बीच अब क्रॉस कराते हैं, देखिएगा ये हो गया और ये हो गया, फिर इनके साथ ये हो गया और इनके साथ ये हो गया। ये हो गए आपका F2 पीढ़ी, ठीक है ना। ये जो संतति हुए ये क्या हो गए, F2 पीढ़ी हो गए, और ये संतति जो है वो क्या हो गए, F1 पीढ़ी हो गए। अब बात करते हैं कि टेस्ट क्रॉस कहते हैं किसको, ठीक है ना। यहीं से क्लियर होगा कि जब F1 जनक के साथ क्रॉस कराया जाता है, किसके साथ, जनक के साथ जब क्रॉस कराया जाता है, तो इन दोनों के साथ क्रॉस कराया जाता है, तो कौन सी पीढ़ी प्राप्त होती है बाबू, अभी बताएं, F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी में सबके सब संतति इस तरह के जीन वाले उत्पत्ति लिए। बात सही है, इस तरह के जीन वाले उत्पत्ति लिए। तो और ध्यान से समझिएगा, जब इस तरह के जीन वाले उत्पत्ति लिए हैं तब क्या हुआ, इस तरह के जीन वाले उत्पत्ति लिए, तो बताइए कि बिल्कुल दोनों कैपिटल जीन इसके अंदर है क्या, कहीं दिख रहा नहीं है। ये दोनों स्मॉल टी वाले जीन जो इसमें है क्या, दोनों नहीं है ना, यानी इन दोनों से बिल्कुल ये जीन वाले हो गया, यानी कि ये समयुग्मजीय। अबे बताए ना कि ये क्या है, कौन युग्मजीय, समयुग्मजीय। ये भी क्या है, समयुग्मजीय। ये क्या हो गया, विषमयुग्मजीय, यानी इन दोनों का गुणवा इसमें जीनवा है, ठीक है ना, ये विषम। तो आखिरकार क्यों, आखिर ये दोनों से उत्पत्ति लिए हैं, तो या तो इसका ही जीन आना चाहिए या तो इसका भी लक्षण आना चाहिए, आना चाहिए ना जीन का, या तो दोनों कैपिटल हो जाना चाहिए या तो दोनों स्मॉल होना चाहिए, लेकिन तो ये दोनों का लक्षण है, तो ये इन दोनों से अलग हो गया, इन दोनों से अलग हो गया। तो इसमें एक टेस्ट क्रॉस कराया जाता है। इसमें कौन सा क्रॉस कराया जाता है, टेस्ट। यहाँ से F1 से F2 पीढ़ी नहीं ज्ञात किया जाता है, यानी इनके बीच ये वाला जो है ना क्रॉस नहीं कराया जाता है, टेस्ट क्रॉस में कराया क्या जाता है। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या किए थे, इन दोनों में से क्रॉस कराए थे। लेकिन टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, कौन से क्रॉस में, टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, इस बात को समझिएगा। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि जब इन दोनों जनकों से ये भिन्न जीन वाले हो गए तो फिर एक टेस्ट क्रॉस कराया जाता है। उस टेस्ट क्रॉस में किया क्या जाता है कि F1 पीढ़ी, समझिएगा, F1 पीढ़ी का क्रॉस, किसका, F1 पीढ़ी का क्रॉस उसके जनक के एक जीन द्वारा क्रॉस कराना ही टेस्ट क्रॉस कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि जब दोनों के दोनों जीन के बीच जब क्रॉस कराए, तो ये दोनों कैपिटल है, दोनों स्मॉल है, दोनों के बीच क्रॉस कराए तो ये तो अलग अलग जीन वाले हो गए, यानी कि ना ही दोनों कैपिटल हो पाया ना दोनों स्मॉल हो पाया, एक अलग गया, यानी कि दोनों में से एक एक जीन आ गया, तो इसके बीच क्रॉस कराया गया। तो टेस्ट क्रॉस में होता क्या है कि जब F1 पीढ़ी जो है ना, F1 पीढ़ी के जनक के साथ, यानी F1 पीढ़ी के संतति के जीन के साथ F1 पीढ़ी के जनक के साथ क्रॉस करा दिया जाता है। जैसे क्या होगा, F1 पीढ़ी के जनक के साथ कैसे क्रॉस कराया जाएगा, अब इसको हम मिटा दें, ठीक है। आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो को बैक करके, ठीक है, थोड़ा समझाने के लिए हमको मिटाना पड़ेगा, ठीक है ना। लास्ट एक पॉइंट है, इसको समझिएगा। इसमें होता क्या है, ठीक है, अब समझिएगा इसमें होता क्या है। टेस्ट क्रॉस में देखिएगा, टेस्ट क्रॉस में होता क्या है कि जब जनक के बीच हमने क्रॉस कराया तो इस प्रकार के संतति की उत्पत्ति हुआ, तो जीन देखा गया तो जीन तो मैच कर नहीं रहा है, जीन बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, यानी कि ना ही कैपिटल दोनों है ना ये स्मॉल है, दोनों का एक एक आया है।
तो अलग हो गया। तो इसमें टेस्ट क्रॉस कराया जाता है। तो टेस्ट क्रॉस किसको कहते हैं कि F1 के जो जीन होता है ना, F1 के जीन, इन जीनों में से एक जीन को ले लिया जाता है, ठीक है ना। F1 के एक जनक के जीन ले लिया जाता है, यानी एक संतति के जीन ले लिया जाता है। और F1 के जो जनक होते हैं, अब समझ लीजिएगा, F1 के जनक कौन है, लंबा और बौना। तो इसमें से किसी एक को ले लीजिए, या तो बौना को ले लीजिए और या तो लंबा को ले लीजिए। तो चलिए लंबा के ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके बीच क्रॉस कराना, यानी कि F1 पीढ़ी के संतति जो है, वो F1 पीढ़ी में जो संतति है वो F1 पीढ़ी के एक संतति के जीन के साथ F1 पीढ़ी के एक जनक के बीच क्रॉस कराना। तो देखिए F1 पीढ़ी के एक संतति हुआ, इसके जीन के बीच, इसके जीन के साथ इस F1 पीढ़ी के ये जनक है ना, है इस जनक के साथ क्रॉस कराना। तो देखिए F1 पीढ़ी का जीन ले लिए और F1 पीढ़ी के जनक का एक जीन ले लिए। तो यहाँ आप बाबू स्मॉल भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या तो स्मॉल दोनों रख लीजिए या तो दोनों कैपिटल रख लीजिए, क्योंकि दोनों तो कैपिटल तो जनके हैं, ये भी तो जनके हैं, ठीक है। तो अब इनके बीच जो क्रॉस होता है ना, इसी को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। कौन से क्रॉस कहते हैं, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। देखिए इसको कौन सा क्रॉस कहते हैं, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। इसको कौन सा क्रॉस हुआ, इसको हम लोग टेस्ट, इससे हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस। अब समझ में आया ना, समझ में आया कि नहीं। वैसे क्रॉस कराते हैं, अगर दोनों के साथ क्रॉस कराते हैं, यानी F1 के दोनों जीन के साथ क्रॉस कराते हैं, तो वो टेस्ट क्रॉस नहीं कहलाता है। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि जो जनक होता है, उसका जो संतति जन्म लेता है, उस संतति के एक संतति के जीन के साथ जो जीन F1 पीढ़ी के संतति का जो जीन है, उसको लेकर F1 पीढ़ी के जनक के साथ एक के जीन के साथ क्या किया जाता है, क्रॉस किया जाता है। देखिए F1 पीढ़ी के एक संतति का जीन है, इसी F1 पीढ़ी के जनक का एक जीन हो गया कैपिटल, इसके बीच जब क्रॉस कराते हैं ना, उसी को हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते हैं। कौन से क्रॉस कहते हैं, टेस्ट क्रॉस। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपको जरूर क्लियर हुआ होगा। कम से कम कितना टॉपिक था, 11 टॉपिक था, ठीक है ना, या 12 ऐसे ही करके टॉपिक था, आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, समझ में ना। तो आज के लिए इतना ही इस क्लास में। बट लास्ट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जितना अधिक कीजिएगा, मेरा मनोबल ऊंचा होते जाएगा, मेरी मनोबल और बढ़ती जाएगी, और इससे भी बेहतर आपको अच्छे तरीके से जुनून के साथ मैं और वीडियो डालूंगा, और आपको आपके एग्जाम तक वैसे पहुंचा दूंगा कि आप एग्जाम हॉल में बैठने के बाद गर्दा 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 उड़ा के आएंगे। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय।